हेलो नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी भर्ती 2025 में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। जितने ही बच्चे यहाँ पर यूपीएससी भर्ती 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2026 के लिए या यूपीएससी भर्ती 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यूपीएससी की तैयारी में जो है 2 से 3 साल लगता है या मिनिमम 1 साल बहुत जो तेज़ बच्चा रहता है उसके लिए लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद यूपीएससी के बारे में डिटेल्ड में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम उस बदलाव के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो SC ST कैंडिडेट्स है तो उनको बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है, जैसे कि उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं, साथ ही साथ उनको एज लिमिट में अच्छा खासा छूट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बदलाव किया गया है इस कारण से, क्योंकि जो पिछले बार यूपीएससी के एग्ज़ाम सब हुए तो उसमें जो बच्चे जनरल कैटेगरी से भी आते थे ना, तो वे लोग क्या किए थे कि SC ST का सर्टिफिकेट बना लिए थे या OBC का सर्टिफिकेट बना लिए थे और वे एग्ज़ाम देते थे यूपीएससी का, या विकलांग का सर्टिफिकेट बना के। कुछ तो ऐसे बच्चे थे जो विकलांग का सर्टिफिकेट बना लिए थे और यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके ऑफिसर भी बन गए, ठीक है। तो इसको लेके एक नया नियम लाया गया, लेकिन इससे दिक्कत ये उनको हो गया जो पहले से सेम कम्युनिटी से है। जैसे कि मान लो कि आप OBC से ही हो, ठीक है, और आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, आप एक चीज़ का याद रखिएगा कि यूपीएससी में जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो सेंट्रल लेवल का लगता है, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के जाति प्रमाण पत्र होते हैं। एक आपका होता है स्टेट लेवल का, ठीक है, और दूसरा आपका होता है यहाँ पर सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यूपीएससी में जो हमारा लगता है वो सेंट्रल लेवल का, क्योंकि यूपीएससी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पर होता क्या है ना कि जितने भी बच्चे यूपीएससी में फॉर्म भरते हैं तो वे एक चीज़ को देखते हैं कि यूपीएससी अब कुछ ऐसा हो गया ना कि SC ST और OBC के लिए ही हो गया है, ठीक है। जनरल के लिए बचा ही नहीं है, ठीक है। अधिकतर देखो कि SC ST को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन यूपीएससी की तरफ से दिया जा रहा है, और इस पर लेके जो सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला किया है कि उन लोगों का एज लिमिट या अनलिमिटेड अटेम्प्ट है उसको हटाया जाए, इतना ज़्यादा ना रखा जाए। लेकिन उधर से कोई जवाब अभी तक नहीं आया इसको लेके। लेकिन बदलाव क्या हुआ है मैं ये बताता हूँ। देखो, मान लो कि कोई SC ST या OBC का बच्चा है और वे यहाँ पर क्या करता है ना कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाता है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है और उसमें क्या गलती आप कर रहे हो। देखो, जिन लोगों का भी यहाँ पर रजिस्ट्री ज़मीन होता है, 2 तरह का ज़मीन होता है। एक आपका हो गया रजिस्ट्री ज़मीन, ठीक है। दूसरा आपका हो गया एक खास महल, क्या हो गया, खास महल वाला ज़मीन हो गया। एक हो गया दान पत्र, ठीक है, एक हो गया दान पत्र वाला ज़मीन, ठीक है। तो 3 तरह का ज़मीन सभी बच्चों के पास होता है, ठीक है। इंडिया में ये 3 तरह का ज़मीन सभी के पास होता है, या तो रजिस्ट्री ज़मीन होगा आपके पास, या तो खास महल का ज़मीन होगा, या दान पत्र। तो इसी ज़मीन के कागज़ पर आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, SC ST का हो, OBC का हो या PWBD का हो, ठीक है। ये ज़मीन का कागज़ इसमें लगता ही लगता है। अब गलती क्या करते हो, मान लो कि किसी बच्चा के पास खास महल का ज़मीन है, ठीक है, किसी बच्चा के पास खास महल का ज़मीन है, या यहाँ पर मैं बोल देता हूँ दान पत्र का ज़मीन है, ठीक है। दान पत्र या खास महल का ज़मीन है, उसके पास इतना समझ लो कि रजिस्ट्री ज़मीन वो बच्चा के पास है ही नहीं। तो वे क्या करता है, एक दलाल को पकड़ता है, ठीक है। वे एक दलाल को पकड़ता है जो कि ब्लॉक में रहता है। आपके घर के आसपास ब्लॉक होगा जहाँ से आप अपना जाति बनवाते होगे, ठीक है। वो एक दलाल को पकड़ता है और दलाल को पकड़ के वे अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेता है। OBC का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट या SC ST का सर्टिफिकेट बनवा लेता है सेंट्रल लेवल का। तो अब इसमें वो दलाल पता है क्या करता है, वो दलाल क्या करता है, उससे आप जाके पूछिएगा। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, जिससे भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हैं उससे जाके पूछिएगा कि जब मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा था तो उसमें मेरा ज़मीन का कागज़ लगा या किसी और का। अब वो लोग क्या करता है, जैसे आप जिस मोहल्ले से आ रहे हो, मान लो आपका ये मोहल्ला है, आपका ये घर है, ये आपका ये घर है, तो इसके आसपास यहाँ पर एक घर रजिस्ट्री ज़मीन है, ये घर रजिस्ट्री ज़मीन है, पर ये आपका घर है जो कि रजिस्ट्री ज़मीन नहीं है। तो वे क्या करेगा, इनका ज़मीन का कागज़ लेके आपका सर्टिफिकेट बना देता है, ठीक है। फिर इन्हीं का ज़मीन का कागज़ लेके किसी और बच्चे का सर्टिफिकेट बना देता है। तो कुछ पैसे इनको दे देता है और आपसे ज़्यादा पैसा लेता है। जहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनने में 500 लगना चाहिए, वहाँ पर आपको 2000 से 3000 ले लेता है। देखो, ये रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ हर बच्चे का, ठीक है। आप जाओ पूछो, अगर आपने दलाल से बनवाया है तो उससे पूछो कि कास्ट सर्टिफिकेट जब मेरा बना है, जाति प्रमाण पत्र बना है, तो उसमें जो ज़मीन का कागज़ अपलोड हुआ है वो मेरा था कि किसी और का आपने अपलोड किया। ये चीज़ जाके आप सवाल करो, ठीक है। क्योंकि होगा क्या ना कि जब आप यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी में यहाँ पर जब आप DV के लिए जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर याद रखिएगा, आपने जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, जाति प्रमाण पत्र, तो उसको चेक करने के लिए जब आप जॉब में भी लग जाते हैं ना, तो 2 साल बाद आपके घर पर पुलिस वेरिफिकेशन आता है, ठीक है। वो कोई छोटा मोटा लेवल का ऑफिसर नहीं आता है, ठीक है। BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल का ऑफिसर आपके घर पर आएगा और वो चेक करेगा कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वे आपका ओरिजिनल है कि नहीं है, ठीक है। और ये आपका DV के समय ही अगर पता चल गया तो उस समय आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। वो लोग देख लेता है कि ज़मीन का कागज़ किसका अपलोड हुआ, वो लोगों के पास पूरा ऑथोरिटी रहता है चेक करने का, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो बोलते हैं ना कि क्या प्री में
तो प्री से पहले ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना, जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे, यूपीएससी का फॉर्म कब से भराएगा, देखिए ध्यान से समझिए। अगर यूपीएससी की फॉर्म की बात करें तो आपका 22 जनवरी से अप्लाई होगा, 22 जनवरी 2025 से लेके 11 फरवरी, ठीक है, 11 फरवरी 2025 तक, ये डेट देख लो। इस डेट में आपका यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई होगा, तो 11 फरवरी तक आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है इस वीडियो में हम दिखाएंगे, उसका चिंता मत करो, वो फॉर्मेट तो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना कि अगर देखो मैं जो बता रहा हूँ ये रियलिटी है, आप लोग बनवाते हो ना अपने ब्लॉक में जाके कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो, लेकिन कभी पता किए हो कि आपके अगर आपकी ज़मीन के कागज़ पर बना है, ठीक है, तब बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन के कागज़ पर नहीं बना है ना, ठीक है, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर यूपीएससी 100% रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये देखो खास महल वालों का भी बनता है, जो खास महल है ना दान पत्थर, उनका भी बनता है। लेकिन अगर एक प्रोसेस से बने ना तो इनका बनने में 2 महीना से 3 महीना लग जाता है, ठीक है। और रजिस्ट्री ज़मीन का जो है ना मात्र 15 दिन में बन जाता है, रजिस्ट्री ज़मीन का कास्ट सर्टिफिकेट मात्र 15 डेज़ में बन जाता है। अब इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, बहुत बच्चे ये चीज़ को ये करते हैं, जिसका रजिस्ट्री ज़मीन है वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर देता है, 15 दिन में बन जाता है, पैसा भी उसका 500 के आसपास ही लगता है, ठीक है। लेकिन जिसके पास दान पत्थर या खास महल ज़मीन है उसको 2000 से 3000 देना पड़ जाता है, ये वाला क्या बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पर बनवाने के लिए। आपका जो प्रीलिम्स होगा, ठीक है, प्रीलिम्स होगा आपका 25 मई 2025 को आपका प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। तो इसमें सबसे बड़ा बात एक और बच्चे पूछ रहे थे कि क्या अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है, ठीक है। अभी आप ग्रेजुएशन का मान लीजिए कि अभी आप ग्रेजुएशन में 5th सेमेस्टर में है या 6th सेमेस्टर में है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, या जिसका ईयर वाइज चलता है क्या वो 3rd ईयर में है तो वे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक मेंस का, ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, मेंस के एग्ज़ाम के बाद आपको यहाँ पर रिज़ल्ट देना पड़ेगा, ठीक है, आपको रिज़ल्ट जमा करना पड़ेगा। तो मेंस का एग्ज़ाम आप लोगों का कब तक होगा, 22 अगस्त तक, ठीक है, 22 अगस्त तक, मतलब आपको अभी अच्छा खासा समय है। अगर आप अक्टूबर नवंबर तक भी कंप्लीट कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ पर यूपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक ख़ास बात का ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बहुत कम रहते हैं। जनरल वाले बच्चों के लिए जो अटैम्प्ट रहता है, देखो यहाँ पर 6 अटैम्प्ट रहता है, कितना, मात्र जनरल वाले बच्चों के लिए 6 अटैम्प्ट रहता है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 9 अटैम्प्ट, एससी एसटी को अनलिमिटेड अटैम्प्ट मिलता है। देखो यही सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ पर कि एससी एसटी को यहाँ पर अनलिमिटेड अटैम्प्ट मिलता है जब तक उनका एज कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। और एज भी कितना दिया गया है, जनरल के लिए जो एज लिमिट की बात करें वो दिया है कितना, 21 से 32 साल, ठीक है। फिर ओबीसी की बात करें तो 21 से 35 साल, ठीक है। और यहाँ पर एससी एसटी की बात करें तो 21 से लेके 37 साल तक। देखो इनको एज लिमिट में भी प्रेफरेंस इतना ज़्यादा दिया गया है, जिसको कि हटाना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में आप चाहते हैं, ठीक है, कि अच्छा मार्क्स लाएं, तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यूपीएससी में जो आपका प्रीलिम्स होता है ना, तो प्रीलिम्स में आप यहाँ पर देखिएगा, एक आपका जीएस का पेपर होता है, ठीक है, एक आपका सीसैट का पेपर होता है, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना जरूरी होता है, मतलब 67 मार्क्स, कितना, 67 मार्क्स लाना जरूरी रहता है। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे यहाँ पर तो आपको हम उस चीज़ को दिखा सकते हैं, जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आप यहाँ पर क्लियरली देख पाओगे, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो ना तो आगे चल के आपको बाद में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा और दिक्कत होगा। देखिए जितने बच्चे यूपीएससी का तैयारी करें, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको उस पर रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका यहाँ पर प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होता है 200-200 मार्क्स का, ठीक है, कंपलसरी पेपर होता है 200-200 मार्क्स का। तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि इसमें जो एक पेपर है पेपर 2, उसमें 33% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप यहीं पर फेल हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, फेल हो जाएगा। तो इसको आसान समझ के मत चलेगा, इसके लिए बहुत तैयारी करना पड़ता है। इसके लिए जो भी बुक लगेगा ना यूपीएससी के लिए, मैं उन बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से जाके परचेस कर लेना। पहले इस चीज़ को समझो। अब मेंस एग्जामिनेशन जो हमारा मेरिट बनता है, वो मेरिट बनता है हमारा कितने मार्क्स में से, ठीक है, 2025 मार्क्स में से, ठीक है, 2025 मार्क्स में से ही आप मार्क्स लाते हो तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। और ये जो हमारा मेंस एग्जाम है ना, ये हमारा रिटन होता है, पेन एंड पेपर मोड पर आपको लिखना पड़ता है। इसमें सबसे पहले बात करें तो आपका जो मेंस एग्जाम है 2 लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है, 2 लैंग्वेज पेपर होता है। पहला जो पेपर 1 रहता है, ठीक है, पेपर ए, ये आपका जो है ये कंपलसरी है, जो कि इंग्लिश में ही लिया जाएगा। किसमें, सॉरी, पेपर बी जो है वो कंपलसरी है, इंग्लिश में ही लिया जाएगा। किसमें, इंग्लिश में। इसमें इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन नहीं रहता, आपको इंग्लिश में ही 300 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन जो पेपर ए रहता है उसमें आपको ऑप्शन रहता है, पता है कितना लैंग्वेजेस का,
आपको कम से कम 22 लैंग्वेज का, ठीक है, 22 लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली सब लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है। तो टोटल 22 लैंग्वेज का यहाँ पर ऑप्शन रहता है, कोई भी एक लैंग्वेज को चूज़ करके उस पर 300 मार्क्स का एग्जाम आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरिट के लिए काउंट होता है उसमें आप देखिएगा सबसे इसमें 4 GS का पेपर होता है, ठीक है, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, ठीक है। तो आप GS तो वहाँ भी पढ़ रहे हो, प्री में भी GS पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी GS पढ़ रहे हो, तो GS का पेपर आपको बहुत हेल्पफुल होता है, तो प्री में ही अच्छा से पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ GS पेपर 1 में आप देखिएगा तो इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में पूछता है। GS पेपर 2 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब के बारे में पूछता है। देखो, अगर आपको UPSC की तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहले आप क्या करो ना कि GS को पकड़ो, ठीक है, GS को पकड़ो। और GS में क्या पढ़ना है आपको, 6 से 12 तक का NCERT, जिसमें कि आपको सबसे पहला जो होगा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको ज्योग्राफी, फिर आपको इकोनॉमिक्स। तो ये तो आपको इससे शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको इससे शुरुआत करना चाहिए, फिर आप आगे और भी यहाँ पर जितना भी सब्जेक्ट है धीरे धीरे पढ़ सकते हो। फिर वहाँ पर बात करें ऑप्शनल पेपर को लेके जो डाउट है उसको भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शनल पेपर है, तो ऑप्शनल पेपर जो होता है ना कि आप एक ही सब्जेक्ट चूज़ करोगे। जहाँ मान लो कि कोई बच्चा BA किया है, कोई बच्चा BSc किया है, कोई बच्चा मेडिकल किया है, कोई बच्चा लॉ किया है, कुछ भी आप किए, इंटीग्रेटेड BA BEd किए हैं, तो आप तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो आपको जो भी सब्जेक्ट में रुचि है, ठीक है, आपको बायोलॉजी में रुचि है, आपको हिस्ट्री में रुचि है, ज्योग्राफी में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा कमांड है, वो सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल पेपर में चूज़ करोगे। तो ऑप्शनल 2 पेपर होता है, ठीक है, 2 पेपर होता है ऑप्शनल का, लेकिन दोनों पेपर एक ही सब्जेक्ट पर होता है। कोई एक सब्जेक्ट चूज कीजिएगा ना, उसी पर आप 2 ऑप्शनल पेपर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। मान लो कि हम चूज़ करते हैं हिस्ट्री, तो हमको ऑप्शनल पेपर 1 में भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, ऑप्शनल पेपर 2 में भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। मान लो हम इंग्लिश चूज़ करते हैं तो ऑप्शनल पेपर 1 में भी इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, ऑप्शनल पेपर 2 में भी हमको यहाँ पर इंग्लिश से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि 250 ऑप्शनल पेपर ही आपका 500 मार्क्स का हो जाता है, जो कि आपका मेरिट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है यहाँ पर आपका ऑप्शनल पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको डिटेल्ड में यहाँ पर नीचे में बता दीजिए कि ये जो अभी ये जो हम लोग प्री एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो ये कैसे कैसे होने वाला है। प्री एग्जामिनेशन में जो पहला पेपर आएगा वो GS का पेपर आएगा, 200 मार्क्स का। किसका? GS का पेपर, जिसमें आपको करंट इवेंट्स पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा, फिर आपको जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से क्वेश्चन आएगा और जनरल साइंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया 200 मार्क्स का GS का पेपर, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएगा और बेसिक मैथ आपसे पूछा जाएगा। ये जो पेपर 2 है आपका सिविल सर्विस का, इसमें 33% मार्क्स लाना जरूरी है। 33% मार्क्स आपका कितना हो गया? 200 का 33% आपका 67 मार्क्स। कितना? 67 मार्क्स आपको लाना यहाँ पर 100% जरूरी है। अब यहाँ पर पेपर B जो मेंस एग्जामिनेशन देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो मेंस एग्जामिनेशन में एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि 2 लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है, 2 लैंग्वेज पेपर होता है। एक लैंग्वेज पेपर जो होता है उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, इंग्लिश ही आपको देना है, ठीक है, 300 मार्क्स का। और दूसरा जो लैंग्वेज पेपर होता है उसमें आपको अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट्स रहता है। आप हिंदी चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, टोटल 22 लैंग्वेज दिया रहता है, कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाला जाता है। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर मेंस का तो आप यहाँ पर मैंने बता ही दिया शॉर्ट में कि आपका क्या कौन कौन सा पेपर पूछा जाएगा, ठीक है, डिटेल्ड में, ठीक है। तो यहाँ जो डिटेल सिलेबस है आप यहाँ पर नोटिफिकेशन से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन से जाके आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। लेकिन मेरा एक बात यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी था कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट में होता क्या है ना, ध्यान से समझो। रजिस्ट्री ज़मीन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है तो 100% आपका ज़मीन लग रहा होगा, ठीक है। और सेंट्रल लेवल का बनवाना, याद रखना। फॉर्मेट अभी दिखा देते हैं, लेकिन अगर दान पत्र या खास महल है तो पता करो कि जब आपका बन रहा था तो आपका खुद का ज़मीन लगा है उसमें कि आप किसी और का ज़मीन का कागज़ लगा दिया। अगर किसी और का ज़मीन का कागज़ लगाया गया होगा तो फिर वह इनवैलिड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर या तो 2 साल की जेल हो सकती है और ऊपर से पेनल्टी अलग लगाया जाएगा, और जो भी आप ट्रेनिंग कीजिएगा उसका पैसा आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। अब सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेट तो कुछ ध्यान से दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर्मेट जो भी होता है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, उसका चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अभी आप देखिएगा तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोज़ आप देखते होंगे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, जो कि वो लोग बताते हैं। तो फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, फॉर्मेट के लिए हम लोग चलते हैं यूपीएससी के वेबसाइट पर। किस पर? यूपीएससी के वेबसाइट पर चलते हैं। आपको आज पूरा क्लियर ही कर देते हैं इस वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखना ना पड़े कि किस फॉर्मेट में आपको ओबीसी SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। यूपीएससी का वेबसाइट तो आप खोल लीजिएगा, यहाँ पर
खोलने के बाद यहाँ पर आप जाइएगा। जाने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट यहाँ पर हमें मिल नहीं रहा है, ध्यान से रुको। अबाउट अस में गए, फंक्शंस, ठीक है। एग्जामिनेशंस में तो नहीं होगा। रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट में यहाँ पर फॉर्मेट होगा नहीं, ठीक है। फॉर्मेट्स एंड डाउनलोड्स आया ना यहाँ पर, देखिए फॉर्मेट्स एंड डाउनलोड्स यहाँ पर आ चुका है आपका। मैं ये दिखा देता हूँ, फॉर्मेट्स एंड डाउनलोड्स। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक जैसे ही किए तो देखिए यहाँ पर हमारा खुल गया है। तो अब यहाँ पर फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स में हम जाएंगे तो हमको SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोफोमा ऑफ क्लेमिंग SC ST बेनिफिट्स एंड OBC बेनिफिट्स दिया हुआ है इन दोनों का। तो इन दोनों को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं किसको, OBC को ही डाउनलोड करते हैं, ठीक है। OBC को डाउनलोड किए तो आपको पहले OBC का दिखा देते हैं। तो OBC का डाउनलोड किए तो देखिए OBC का कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। ध्यान से देखो, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब हो गया OBC, ठीक है। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। अब CO लेवल का हो या SDO लेवल का हो, दोनों चल जाएगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर का हो या सर्कल ऑफिसर का हो, दोनों चल जाएगा, लेकिन सेंट्रल लेवल होना चाहिए। अब स्टेट लेवल क्या होता है, यहाँ पर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह अगर लिखा हुआ रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो ये सब स्टेट लेवल हो गया, ठीक है। और सेंट्रल लेवल में लिखा हुआ रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको यही वाला देना है UPSC में, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या जैसे मैंने बताया उस से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जब आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाइएगा तो आपके पास पहले से स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट वो लोग बना के देगा। हम लोग एक बैक चलते हैं तो फिर हम आपको SC ST का भी कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पर दिखा देते हैं। तो SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अगर आप देखिएगा तो कुछ इस तरीका का होता है आपका, ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये लिखा हुआ ना, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही आपका सेंट्रल लेवल का SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आपको बनवा लेना। आप सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए, देखिए आपका SC ST सर्टिफिकेट हो या OBC सर्टिफिकेट हो, ये कब का बना होना चाहिए। जैसे आप UPSC का फॉर्म 2025 में भरने वाले हैं ना, तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2024 के बाद का। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरे पास 2021 वाला कास्ट सर्टिफिकेट है, 2021 वाला, 2022 वाला, 2023 वाला कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए भी यहाँ पर उपाय है, ठीक है। अगर आपके पास 2021, 22, 23 वाला कास्ट सर्टिफिकेट है ना, 2021 वाला, 2022 वाला, 2023 वाला, तो आप वही वाला कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट वही वाला नंबर मांगता है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, तो अपलोड कर दीजिएगा। और जब आपका यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन निकल जाएगा, ठीक है, प्री निकल जाएगा, तो मेंस का एग्ज़ाम से पहले, मेंस का एग्ज़ाम होने से पहले आप अपना न्यू वाला बनवा लीजिएगा, न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा जिसका भी प्री निकल जाता है तो मेन से पहले आप नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, अगर आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का नहीं बना हुआ है, ठीक है। अगर आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का नहीं बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, तो अगर UPSC को लेकर कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक का लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। बेस्ट बुक मैंने वहाँ पर लिस्ट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।